नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोरमा और आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से पटना तक कांग्रेस की गतिविधि और कांग्रेस को मजबूती या संगठन को संबल। कांग्रेस दोहरे स्तर पर काम कर रही है, जिस बात की पिछले दिनों काफी आलोचना भी कांग्रेस को झेलनी पड़ी थी। तो ये अब ये जो लगा अभी हाल जो कोर्स करेक्शन अभी पिछले एक दिन में हुआ है, इसको ये इस तरह से भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब दोहरा संवाद जो कांग्रेस ने शुरू किया है, तेजस्वी से मेल और लालू से मुलाकात, ये दोनों एक साथ। तो क्या ये गठबंधन का पावर बैलेंस बदल रहा है या कांग्रेस को एहसास जो है वो हो गया है कि रणनीति किस तरह से होनी चाहिए और कहां पर वो लैग कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों कुछ महीनों में कांग्रेस की सक्रियता बिहार में काफी तेज हुई है और इसके पहले बार बार ये आरोप लग रहा था कि बिहार में कांग्रेस जो है वो काफी ढीला ढाला उनका नेतृत्व है और सारी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस ने आरजेडी पर, अपने सहयोगी आरजेडी पर छोड़ी हुई। पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी जो है तो कांग्रेस एक सहयोगी के तौर पे थी, आरजेडी जो है मुख्य दल के रूप में थी। और लेकिन पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा सक्रियता से जो है कांग्रेस बिहार में इस बार सक्रिय हुई है और खासकर दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद से एक कांग्रेस एक अलग तेवर में रही है और अति सक्रिय भूमिका में इसी बिहार में फिर देखा गया। राहुल गांधी की यात्राएं हुई, कल भी राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और वो संविधान सम्मेलन के तहत आ रहे हैं और उसमें वो पटना में संबोधित करेंगे, परिचर्चा है। और उसके अलावा बेगूसराय जाएंगे, जहां से जो अभी कांग्रेस का चेहरा है बिहार में, कन्हैया कुमार, तो उनके गृह जिले में वो जाएंगे और वहां भी कई कार्यक्रम है उनके। तो ये है। और और इसके अलावा भी कांग्रेस पर और आलोचनाएं थी कि संगठन के स्तर पर जो प्रतिनिधित्व का सवाल था और सवर्ण जाति का वर्चस्व कांग्रेस में, खासकर एक खास या जाति विशेष जो कांग्रेस के फोकस में थी, उसकी भी बात, जिससे कन्हैया भी आते हैं, उसकी भी की जा रही थी। तो इन सबको जो है, और राहुल गांधी की उपेक्षा बिहार को, मतलब बिहार में वो करते रहे, बिहार की करते रहे वो पिछले 4-5 सालों में। उनकी बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से वो बिहार में नहीं देखे गए थे, लेकिन अभी हैं। अभी वो लगातार जो है बिहार पे फोकस है। एक तो चुनाव का साल है, तो वो भी एक है, वो बात भी है। तो संगठन के स्तर पर भी जो है वो कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहले तो प्रभारी बदला गया, कृष्णा अल्लावरू को बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो राजेश राम को बनाया गया और अखिलेश सिंह जो है उनको हटा दिया गया। कुछ बदलाव संगठन के स्तर पर भी किए गए, जिसमें जातियों के प्रतिनिधित्व को एक हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है, पहले से कुछ बेहतर उसमें है। लेकिन इसके साथ इस पर भी सवाल था कि कृष्णा अलावर जो है वो तेजस्वी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, जबकि अखिलेश सिंह की जो है वो अ, लालू यादव या तेजस्वी से उनका एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा है और अच्छे उसमें रहे और तेजस्वी को जो है एक तरह से उनकी पसंद भी रहे। तो इस चुनावी साल में इस बदलाव को लेकर के भी कई सवाल किए गए कि क्या ये बदलाव जो है वो सही होगा महागठबंधन के स्तर पर। और इसको और बल तब मिला जब कृष्णा अल्लावरू मिले नहीं, बिहार में भी नहीं मिले, आरजेडी की इफ्तार पार्टी में भी नहीं गए वो। और इसके अलावा दिल्ली में भी अभी लालू यादव पिछले कुछ दिनों से उनके बीमार होने की खबर थी, फिर वो बिहार से उनको दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया, वहां भी मुलाकात नहीं हुई। और राजेश राम भी अध्यक्ष बनने के बाद लालू यादव से नहीं मिले थे और इस पे क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव से भी मतलब उन लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा जो वक्फ पे जो एक आरजेडी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, उसका भी हिस्सा कांग्रेस की तरफ से जो है वो प्रमुख जो भी नेता है वो नहीं बने। बहुत नगण्य सा प्रतिनिधित्व रहा होगा अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता के स्तर पर, या तो रहा होगा। तो ये तमाम बातें थी जिससे महागठबंधन के उसको लेकर के सवाल बन रहा था कि क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन अब कृष्णा अलावरू दिल्ली में एम्स में लालू यादव जी से मिले और इधर राजेश राम जो है
वो भी तेजस्वी यादव से मिले। तो दोनों एक साथ हुआ। शकील अहमद खान जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है, उनके साथ वो राबड़ी जी के आवास पे गए, वहीं पर वो पूर्व डिप्टी सीएम मिले, दोनों की बातचीत हुई। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी, एक्स हैंडल पर भी इस मुलाकात की जो है तस्वीरें साझा की। तो आज हम लोग इसी पे बातचीत करेंगे कि क्या ये जो कांग्रेस की तरफ से कदम बढ़ाया गया उसके राजनीतिक मायने क्या है, जो है गठबंधन को लेकर के जो है वो जमीनी हकीकत उसको कांग्रेस एड्रेस कर रही है, या मतलब या फिर ये मतलब क्या है, किसका पावर बैलेंस जो है उस पर हम बात करेंगे, किसकी तरफ में पलड़ा झुका हुआ है और इसके क्या राजनीतिक मायने हैं। इन सब पे हाथ की चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हेमंत कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ संजीव चंदन है, स्त्रीकाल के संपादक। और हमारे साथ साकेब भी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले संजीव जी आपसे ही एक टिप्पणी ले लेते हैं, क्योंकि आप फिर बैक में भी आज सपोर्ट कर रहे हैं, तो ताकि आप फ्री भी रहें, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। हम लोगों का काम देखिए मनोरमा, लोगों पे निगाह रखना है, आलोचना करना है और सही दिशा में पॉलिटिक्स किसकी कैसी है पहले तो यह देखना है। और थोड़ा सा चूंकि सिर्फ पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता के भीतर एक उम्मीद भी हम लोगों की होती है, तो उसमें थोड़ा सा एक खास किस्म का रिकमेंडेशन भी होता है। तो हम गालियां खाकर भी लगातार, खासकर हेमंत जी और हम साथ में मैं, आप पूरा स्त्रीकाल, आप सब भी, तो ये लगातार ये बात तो करते रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कर क्या रही है। पूरा इंडिया गठबंधन के दौरान की जिम्मेवारियों पर भी हमने बात की थी। बेसिक सवाल यही है कि आप, एनडीए ने अपनी सारी तैयारियां कर ली और महागठबंधन अलग अलग दिख रहा है। एनडीए के जिला स्तर पे सब बैठकें हो गई थी, यहाँ कुछ नहीं था। ये सारी बातें हम लोग बार बार कह ही रहे थे। और उसमें आपने देखा कि जब प्रभारी आते हैं तो किसी से मिलते नहीं है, खास करके लालू जी से नहीं मिलने जाते हैं। लालू जी बीमार हो गए तब भी नहीं मिले, पारस में थे। आज सुबह ही हमने बात की थी हेमंत जी से कि पारस में जब बीमार हुए आसपास में ही घूमते रहे अल्लाह बरू, लेकिन नहीं गए अल्लाह बरू। उसके बाद जब ये दिल्ली गए, जिलाध्यक्षों की बैठक हुई है, वहां जब खड़गे साहब और राहुल जी ये मंत्र दे रहे हैं अपने जिलाध्यक्षों को कि आपको हमेशा चुनाव की तैयारी में रहना, तो आप जिलाध्यक्षों को कहेंगे और आप अपने संगठन में लगे रहेंगे और आप मिलेंगे नहीं, आप अपने गठबंधन के सबसे प्रमुख जिसके बल पे आप जीवित रह सकते हैं। कांग्रेस को यहाँ जीना है तो अभी तो बिना आरजेडी के संभव ही नहीं। आरजेडी से के उसको कहते हैं ना कि उसके अस्थि और वो सब मांस लेकर के ही कुछ कुछ प्राप्त कर सकता है, कितनी भी मेहनत कर ले 6 महीने में। वैसे में उपेक्षा, और खासकर लालू जी को लेकर हमने सुबह भी बात की कि कितनी नफरत है एक खास सेक्शन में, उनकी बीमारी को लेकर बददुआएं दे रहे थे लोग। वैसे में यदि आप नहीं जाते हैं तो गलत संकेत जाएगा। तो ये सारी बातचीत थी। उसमें हमें लगता है कि क्या खबर जो है कि वो बाजप्ता कहा गया कि आपको अब काम करना है कायदे से गठबंधन की तरफ। लालू जी से मिले क्यों नहीं, एक खास किस्म से संकेत हुआ इन लोगों को। तब जाकर के दौड़े दौड़े अलावरू पहुंचे दिल्ली लालू जी का हेल्थ जानने। तो चलिए कुछ भी हो, बहाना बीमारी हो या जैसे भी, कम से कम पहली मुलाकात हो गई, ये बेहद जरूरी था। ये नहीं होता मनोरमा तो हम जैसे लोग तो हमारे मित्रों को हम तो ये भी प्रस्तावित कर रहे थे कि यदि ऐसा नहीं हो तो फिर कांग्रेस के प्रति कोई भी बड़ी अच्छी भावना नहीं रखी जानी चाहिए। लेकिन ये हुआ, ये बेहद स्वागत योग्य था। उसके बाद यहाँ फिर आपने देखा कि शकील साहब के साथ और जो शकील अहमद खान हैं, इनके जो विधायक हैं, और कटिहार और दूसरा राजेश राम जी जो अभी अध्यक्ष हैं, वो तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंचे। तो थोड़ी हालचाल भी थोड़ा, उसके बाद और भी लोगों से मिले, सीपीआई के दफ्तर गए, सीपीआई एमएल के दफ्तर गए और लोगों से मिलना जुलना हुआ। याद करिएगा नीतीश जी जब ये जेस्चर ले रहे थे इंडिया गठबंधन वाला, तो सबसे मिलजुल रहे थे। तो ये बेहद जरूरी था, ये कटसी मीटिंग। आप नेशनली बड़ी पार्टी हैं लेकिन बिहार में आप बड़ी पार्टी नहीं है, तो ये जो चीज है, और तो दोहरी भूमिका आपको हो जाती है। यहाँ आपकी भूमिका हो जाती है विनम्रता की, और नेशनली ये भूमिका हो जाती है कि आप थोड़ा सा
एक सीमेंटिंग का काम एक उसको करें, तो ये एक शुरुआत हो गई। अब पॉलिटिक्स में और हेमंत जी से और समझिएगा, एक दूसरी चीज भी होगी। अब देखिए, राहुल जी दो लोगों को, खास कन्हैया कुमार को यहाँ बिहार में लॉन्च करना चाह रहे हैं। इस बार यदि लॉन्च नहीं हो पाए कन्हैया, तो उनकी राजनीति पैक हो जाएगी, फिर बड़ी मुश्किल होगी। जो जिम्मेवारी यदि मिली, वो विधानसभा भी हार गए तो बड़ी दिक्कत होगी, खड़े नहीं हो पाएंगे। यदि जीत जाते हैं तो उनकी राजनीति आगे जा सकती है। तो वैसे में कांग्रेस ने चूंकि दांव पे लगाया हुआ है, आप अकेले कन्हैया को बढ़ाते हुए दिखेंगे तो दिक्कतें होंगी। हमारे यहाँ कई वीडियोस पे हम लोगों ने बात की थी, लेकिन जब साथ मिलकर काम करेंगे तो कन्हैया के लिए भी रास्ता बन सकता है। हो सकता है आगे तेजस्वी क्या करने वाले हैं, आरजेडी क्या करने वाली है, वो तो अब आरजेडी का लुकआउट होगा। लेकिन फर्स्ट कर्टसी जेस्चर हुआ। इसी बीच में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव को साइडलाइन कर दिया गया। पप्पू यादव बेचैन है, कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी वहां कुछ, लेकिन उनकी कोई भूमिका नहीं बनाने दी जा रही है। तो कहीं ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यह तय किया हो कि सह देकर के मात दिया जाए, यानी पप्पू जी को लेकर के आरजेडी बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है, और कन्हैया के एटीट्यूड को लेकर के तेजस्वी यादव कंफर्टेबल नहीं रहे। एटीट्यूड, कंपटीशन नहीं, मीडिया कंपटीशन चलाता है। उसकी कहानी यह है, कहा जाता है कि एक बार फोन किया था तेजस्वी जी ने, उस समय जब ये पिक पे थे वहां जेएनयू की कहानी में, तो इनके साथ जो लोग घूमते उन्होंने, किसी ने एक फोन पिक किया था और साथ दोबारा कॉल बैक भी नहीं हुआ, बातचीत भी नहीं हुई। तो ये कुछ वहां से चीजें बिगड़ी थी, ये कहा जाता है। तो अब दो लोगों को लॉन्च करना है, तो एक जो सबसे ज्यादा दुखी करने वाला व्यक्ति है उसको पीछे हटा लो। तो पप्पू यादव को पीछे हटा करके आप कन्हैया पे तो समझौता कर ही सकते हैं। तो ये कन्हैया कुमार के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। राहुल गांधी यदि आ रहे हैं तो राहुल गांधी बेगूसराय भी जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि एक नए अध्याय के और एक नए तरीके से, जिसमें थोड़ा सा महागठबंधन के लिए भी एक स्पेशल वाइब है, एक बढ़िया वाइब है, और जो लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में, हम जैसे लोग भी, उन सब के लिए भी एक अच्छा वाइब तो आज कांग्रेस ने कम से कम दिया है। जी ठीक है, तो हेमंत सर के पास आते हैं। हेमंत सर, ये कोर्स करेक्शन को आप किस कोर्स करेक्शन के तौर पर देख रहे हैं? और दूसरी जो एक बात बार बार मीडिया के द्वारा ही कही जाती है, तो क्या तेजस्वी भी उस चीज को छोड़ेंगे अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है? तो जो तेजस्वी और कन्हैया कुमार के बीच में, और अब चूंकि कांग्रेस पे ये रहता था, आरोप रहता था कि ना तो बिहार में कोई उनका चेहरा और संगठन और इन सब के तमाम स्तर पर जिसको एड्रेस किया, और चेहरा के स्तर पर भी अब कन्हैया कुमार बिहार के कांग्रेस के अभी फिलहाल सबसे बड़े चेहरे के तौर पर है। तो इन सब चीजों को कांग्रेस ने एड्रेस किया। साथ में जो इसकी बात करी थी, ये भी अभी एक दिन के अंदर ये तमाम चीजें जो महागठबंधन को लेकर एक बार बार आशंका जताई जा रही थी, तो उसकी तरफ में एक कदम आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने। तो दो चीजें, एक तो शीट शेयरिंग तक आते आते भी ये जो है कॉर्डियल रिलेशनशिप रह जाएगा, और एक बेहतर जो जमीनी हकीकत राजनीति को समझते हुए शीट शेयरिंग ना कांग्रेस की तरफ से बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक उस तरह की मांग जो कि जायज ना हो, वैसी मांग जिसको कहते हैं, वो रखी जाए। प्रैक्टिकल, एक मतलब जो प्रैक्टिकल हो, उस तरह की डिमांड रखी जाएगी सीट्स की, और आरजेडी की तरफ से भी जो है बड़ा हाथ वो करके दिया जाएगा। क्योंकि अभी है कि अभी की रणनीति में वाम दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वाम दलों को कितना सीट दिया जाता है चुनाव में लड़ने के लिए, इस पर भी महागठबंधन की सफलता निर्भर करती है। तो इन सब चीजों को आप किस तरह से इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं बिहार में? जी धन्यवाद। हम लोग पहले से बात कर रहे थे कांग्रेस की पूरी पोस्चरिंग किस तरह की उसकी हो रही है, जो उनके नए प्रभारी हैं वो क्या कर रहे हैं, और उसमें जो बात खटक रही थी वो यह कि गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनसे मुलाकात क्यों नहीं हो रही है। और इसी बीच लालू यादव जी की तबीयत खराब हो गई, तो ये भी सवाल उठा कि गठबंधन के एक बड़े पार्टनर बिहार में और उसके सबसे बड़े नेता, और अपनी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में लालू यादव का जो स्थान है उस लिहाज से भी, तो उनका हालचाल भी जानने के लिए कांग्रेस के जो प्रभारी हैं या नए अध्यक्ष हैं वो क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सवाल हम लोग कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे थे। आज सुबह में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की, और संयोग था कि जब चर्चा हम लोग कर रहे थे उसी समय खबर आई कि अल्लाह बरू जी उनसे मिलने के लिए
गए वहाँ एम्स में लालू यादव से उनका हाल चाल जानने के लिए। उसके बाद आज बिहार में जो सहयोगी दल है महागठबंधन के या इंडिया ब्लॉक के, उसमें सीपीआई के ऑफिस गए राजेश राम और शकील अहमद खान, सीपीआईएमएल के ऑफिस गए ये दोनों। उसके बाद तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है इन लोगों की। तो ये मुझे लगता है कि अचानक ये शुरू हुआ, क्योंकि अब तक ये चर्चा में इसलिए बात आ गई थी कि ऐसा हो नहीं रहा था। तो ये नहीं हो रहा था, इसके पीछे एक कारण जो हम लोग देख रहे थे कि जिसको लेकर के ये था कि यह किस तरह का गठबंधन है जिसमें संवादहीनता दिख रही थी। तो संवादहीनता खत्म हो तो ये इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है। तो आज दिखा कि यह संवादहीनता भी खत्म हुई है, और जो एक था कि शिष्टाचार मुलाकात लालू यादव से हो, तो वो भी मुलाकात हुई है। लेकिन इससे जो आगे जो मैं देख रहा हूँ वह है कि जो राहुल गांधी का कल बिहार का दौरा है, उसमें वो सबसे पहले जाएंगे बेगूसराय। वहाँ जो कन्हैया की जो यात्रा है, नौकरी दो पलायन रोको, उस यात्रा के सिलसिले में वहाँ पर एक सभा है, और वो उसमें उन्होंने व्हाइट टी शर्ट पहन करके आने के लिए लोगों से आह्वान किया है। नौकरी का सवाल, पलायन का सवाल, ये सारे सवाल, और उसमें कैसे पेपर लीक हो जाता है नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं होती है उसका, इन सवालों को लेते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया है उसको लेकर के। उसके बाद पटना में उनका कार्यक्रम है दोपहर बाद, और उस अंतिम में वो अपने नेताओं से मिलेंगे। तो इससे जो बेगूसराय वाला जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि ये बाद में, वो पहले से फाइनल नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया है। और उसमें 3 प्रभारी, एक देवेंद्र यादव हैं, उधर शायद वो छत्तीसगढ़ से शायद आते हैं, वो तो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, वो बेगूसराय गए हुए थे वहाँ जायजा लेने के लिए। फिर जो एक ये सुरेश पासी हैं, एक ये हैं शाहनवाज, ये लोग बिहार पटना में ये आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये लग रहा है कि जो नौकरी दो पलायन रोको जो पूरा कार्यक्रम है इनका, उस कार्यक्रम के जरिए जो हम लोग ये समझ रहे थे कि कन्हैया को एक तरह से लॉन्च करने की तैयारी है। तो ये कन्हैया को, ठीक है पार्टी का वो निर्णय है, कन्हैया को यहाँ लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन कन्हैया को दिल्ली में इन लोगों ने लॉन्च किया, वहाँ क्या हुआ वो सबके सामने है। अब यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, और उसके पहले कन्हैया एक बार सीपीआई के एक टिकट पर बेगूसराय में चुनाव लड़ चुके हैं। तो कन्हैया को लेकर के पार्टी को लग रहा है कि शायद ये इससे कुछ बहुत अधिक हम लोग यूथ को अपनी ओर जोड़ सकेंगे। इसलिए जो टी शर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि टी शर्ट पहन करके आप, व्हाइट टी शर्ट पहन करके आइए इस कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस पूरी राजनीति में मुझे लगता है कि एक तरह से जो अंदर खाने जो दिखाई दे रहा है कि पहले एक कांग्रेस चाहती है कि एक माहौल बने, और इसमें फिर जाकर के वो ये भी दिख रहा है कि शायद सीटों को लेकर के फिर कुछ उसमें बातचीत होगी, कि ताकि ये जो माहौल है इसके जरिए वो सीट की पर भी बातचीत होगी। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मुझे लग रहा है कि एक माहौल पूरा बनाया जाए, और उस माहौल में चुनावी जो रणनीति है उसमें सीट अंतिम तौर पर वो सीट का मसला फंसेगा उसमें, सीट कितना चाहिए कांग्रेस को, क्या पिछली बार की तरह चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, या कम पर कांग्रेस लड़ेगी। तो ये सब चीज है। तो एक तो कांग्रेस अपने आप को स्थापित भी करना चाहती है, और वो सीट शेयरिंग। हेमंत जी यहाँ पर बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं आपका पर्सनल निजी राय जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस अभी भी अगर 70 सीट के उस पे रहती है तो ये गठबंधन के उस चुनाव, मतलब गठबंधन की राजनीति के लिहाज से क्या सही होगा? कांग्रेस को सीटें कम करनी चाहिए बिहार में, मतलब एनडीए को चुनौती देने के लिए, और भाजपा जो बिल्कुल मजबूत स्थिति में है, तो बेहतर चुनौती होगा कि सीटें कम करने के मामले में कांग्रेस जो है वो संयम का परिचय दे। और आपका अपना आकलन क्या है इसको? देखिए, मेरा आकलन यह है कि कांग्रेस को पिछली बार जो सीटें दी गई थी वो अधिक दी गई थी, वह उनकी हैसियत से ज्यादा दी गई थी। इस बार उसको कम किया जाना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड है कि जब कभी भी इनको सीटें जो दी जाती है उसमें इनको उम्मीदवार खोजने पड़ते हैं।
पिछले 2020 के चुनाव में भी इनको बाहर से उम्मीदवार बाहर से खोज करके लोगों को या बाहर से या लोग अपने नेताओं के रिश्तेदारों को उतार करके चुनाव लड़वाना पड़ा था। जैसे कि एक तो अखिलेश सिंह ने अपने बेटा को चुनाव लड़वाया था, वो उनका कांग्रेस से कोई बहुत लेना देना नहीं था, फिर भी उनको कांग्रेस का टिकट दिया गया। तो ये जो है एक तरह से एक ऐसी योजना जिसका मतलब होता है कि आप भोज के, एक गांव में कहावत है कि भोज के समय कोहड़ा रोपना, तो भोज के समय आप अगर इस तरह का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भोज वो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अभी जो स्थिति है वहाँ की, आप अगर सीटें ले आते हैं और उसके बाद आप उम्मीदवार खोजते हैं तो उसका क्या असर होता है? असर ये होता है कि परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं होता है जो पिछले चुनाव में दिखा। सवाल यह है कि अगर आपको अधिक सीट पर लड़ना है, कम पर लड़ना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है कि ग्राउंड पर क्या तैयारी हो रही है। क्या ग्राउंड पर कांग्रेस इस तरह से कोई लड़ती भिड़ती पार्टी के रूप में तैयारी करती हुई दिखी थी? अभी जो कुछ हो रहा है पदयात्रा को लेकर के और उसके बाद राहुल गांधी की पिछली यात्राओं को लेकर के, पिछली यात्राएं जो हुई उसके बाद बिहार में ऐसा नहीं कुछ हुआ बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस ने लिया। तो कांग्रेस अपने आप को जमीन पर मजबूत करने के लिए कौन सा काम कर रही थी अभी हाल के दिनों में? और वो उम्मीदवारों को चिन्हित करने का सवाल हो, उनको फील्ड में भेज करके, मान लीजिए कि आप सेट ऑफ लीडर कैंडिडेट्स अगर आपके पास में है कि एक इलाके से 2-4 कैंडिडेट आप रखते हैं, सबको आप कहते हैं कि ठीक है आप अपनी तैयारी कीजिए और टिकट देने के समय परफॉर्मेंस पर हम लोग देखेंगे, तो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। तो आखिरकार अगर सीट आप कम ले या अधिक ले तो उसको परफॉर्म और उसका स्ट्राइक रेट कौन बढ़ाएगा, चाहे वो सही ढंग से उसका रिजल्ट आ सके आपके पक्ष में, ये कैसे तय होगा? ये तय होता है कि अगर आप जमीन पर पार्टी काम कर रही है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम उसके पास में है, कोई बड़े आंदोलन के जरिए, किसी बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के जरिए पार्टी अपने आप को एस्टेब्लिश करे, उसके भीतर से लीडरशिप निकले और जो अलग अलग इलाकों में काम करने वाला हो। तो इस पर तो कोई काम नहीं हुआ है। जो अभी भी हो रहा है वो, जैसे कि कल जो होने जा रहा है, मैं तो मानता हूं कि ये पूरा कॉस्मेटिक काम है। ये ग्राउंड पर काम करने के लिए पार्टी संगठन, पार्टी के पास में अपना कार्यक्रम, उसको लेकर के गांव तक जाने का, ये सब लोग क्या ऐसा कर रहे हैं? सारे कांग्रेस की सभी क्या ऐसा कर रही है? नहीं, वो एक नेता, एक कन्हैया कुमार को लगाया गया, ऊपर से इनिशिएटिव लेकर के, फिर ऊपर से इनिशिएटिव लेकर के जो एआईसीसी के सेक्रेटरीज हैं उनको भेजा जा रहा है, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो ठीक है ऊपर से आप एक माहौल बनाएंगे, लेकिन उस माहौल का अपने पक्ष में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल, अपने पक्ष में जनता को गोलबंद करने का कार्यक्रम ये कौन करेगा? ये तो पार्टी करेगी नीचे स्तर पर, जहां वो चाहे जिला की पार्टी हो या प्रखंड की पार्टी हो, तो उनके पास क्या इस तरह कोई कार्यक्रम है? तो ये मुझे नहीं दिखाई देता है। तो मैं कह रहा हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, ऊपर से आपका हस्तक्षेप हो रहा है, काम इसमें दो तरफा है। एक काम नीचे से होना चाहिए, एक काम ऊपर से हस्तक्षेप करते हैं। नीचे से काम करने के लिए पार्टी संगठन होना चाहिए, वहां नेतृत्व होना चाहिए, उसके पास पहलकदमी होनी चाहिए और नेतृत्व में अपना एक स्पार्क होना चाहिए। जो समस्याएं हैं, इशू, हेमंत जी एक सेकंड के लिए ये दिखाना चाहेंगे। और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जाए हर युवा के लिए, 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बनेगा। धन्यवाद। तो ये हेमंत जी, मनोरमा और सब ये साकिब, मैं एक सेकंड इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था हेमंत जी की बातचीत में, कि ये ऐसा नहीं होता। एक तो उनको इसीलिए खास करके दिल्ली ने इनको कहा और दिल्ली के ऑफिस ने इनको कहा कि आप ये सब करिए, ये नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बेगूसराय जाना है। आप बेगूसराय में वामपंथियों का समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस का, ये आरजेडी का समर्थन नहीं लेंगे, तो फ्लॉप सो होगा।
तो आगे की भी तैयारी एक पहला सरेंडर है चुनाव के पहले जो कांग्रेस को मान सकते हैं। कांग्रेस की तैयारी भी अच्छी बात है, यदि इन्होंने चाहा है, उन्हें याद लगा है कि ऐसा है, तो यदि ये अभी भी कोई खेल करेंगे तो दिक्कत होगी कि सिर्फ बेगूसराय के इवेंट के लिए, क्योंकि इवेंट देखिए भट्टा परसौल का इवेंट तो बहुत किया है राहुल गांधी ने, सफलता हासिल नहीं की है। उत्तर प्रदेश में तो इवेंट ही इवेंट हुआ था, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो इस इवेंट को सफल बनाने के लिए भी ये जो आनंद फानन में जो गुड जेस्चर दिया गया, जो एक आप देख रही होंगी लगातार कोई कह रहा है कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, कोई बात कर रहा है कि मिलने की ज्यादा मतलब लालू जी से मिलने की जहमत भी नहीं उठाई जा रही थी, बीमार हो गए तब भी नहीं। तो ये अचानक से कोर्स करेक्शन किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। हेमंत जी आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैं फोटो मैं जो राहुल गांधी का वीडियो मैंने भी पहले देखा था, मैं उस पर भी कहना चाह रहा था। एक तो राहुल गांधी जिन चीजों को इसमें एड्रेस कर रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, उसमें आरक्षण कहीं नहीं है, उसमें बढ़े हुए आरक्षण पर रोक का सवाल कहीं नहीं है। जब ये कहते हैं कि नौकरियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो ये भी आपको कहना पड़ेगा कि अगर नौकरियां प्राइवेटाइज हो रही हैं तो आरक्षण जो गिवन ये रिजर्वेशन है वो भी उसके साथ खत्म हो जा रहा है, क्योंकि जब अवसर रहेगा नहीं तो आरक्षण लागू कहाँ से होगा। तो ये वाला ये पूरे इनके वीडियो में ये नहीं है कहीं से, जिस सोशल जस्टिस को लेकर के वो लगातार बात कर रहे हैं। आरक्षण वाला सवाल इसमें मुझे लगता है कि इस एजेंडे में होना चाहिए था। ये क्या ये यूथ का डिमांड नहीं है? ये बड़े तबके के यूथ का डिमांड है ये। तो ये मुझे लग रहा है कि एक तो ये इसमें लैग कर रहा है। और पटेल साहब ये आप लोग करिए गुजरात में, हम लोग तो थोड़ा बिहार में कोशिश कर रहे हैं यार। आप लोग तो वहाँ गुजरात में कुछ नहीं कर सके, यदि आप गुजरात के हैं तो हम लोगों को बिहार में कुछ करने दीजिए। ये तो बजाइए थाली जी। और एलएस पटेल जी को खुश होना चाहिए कि मतलब लगातार कांग्रेस जो है उन चीजों को एड्रेस कर रही है, तो ये भी एक सकारात्मक इसके तौर पर पूरा वीडियो नहीं, ये थाली बजाने के लिए हम लोगों का रहे हैं, तो पूरा वीडियो देखिए। इसको हस्तक्षेप कहते हैं, इसको लोकतंत्र में सकारात्मक हस्तक्षेप कहते हैं। आप देखिए जो हम लोग कह रहे थे उस दिशा में कांग्रेस को अंततः झुकना पड़ रहा है, या जाना पड़ रहा है, या स्ट्रेटेजिक होना पड़ रहा है। हाँ, यदि आप लोग ओपन माइंड से आएंगे तभी कांग्रेस का समर्थन हो पाएगा, चाहे जिस तरह के भी समर्थक हो, भक्ति से नहीं बात चलेगी। जी हेमंत सर सॉरी। हाँ, तो एक तो मैं राहुल गांधी के उस वीडियो के बारे में मैं कह रहा था कि वो मुझे अधूरा लग रहा है, उसमें कुछ वो इनपुट होना चाहिए था जो मुझे नहीं दिख रहा है। अब रही बात कि जो वो बेगूसराय जा रहे हैं तो वो सीपीआई का भी कर रहा है, उस इलाके में आरजेडी का भी प्रभाव है, तो उसको लेकर के यहाँ नेताओं से मिलना जुलना वो सब ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ इसका कोई उस कार्यक्रम में किसी सीपीआई के व्यक्ति को या किसी आरजेडी को या किसी अलायंस पार्टनर के किसी नेता को तो रहना है नहीं वहाँ। लेकिन ये आप जो पूरी पोस्टरिंग कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कन्हैया को आप लॉन्च करना चाह रहे हैं और जो चीजें साफ साफ आ रही है अभी मीडिया में एक जो चीज मुझे दिखाई दी कि एक खबर है कि जो ये बीजेपी ने तो नीतीश कुमार को अपना ये चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक कुछ नहीं घोषित हुआ है। अब बताइए इस बेईमानी की कि क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना चेहरा घोषित किया है? ये हेडिंग लगी हुई है, नहीं किया है। इधर है कि सीटों के बंटवारे से लेकर के और सीएम के चेहरे पर भी चुप्पी। ये अजब हाल है कि अब यहाँ सीएम के बंटवारे, ये सीटों के बंटवारे से लेकर के सीएम के चेहरे तक पर चुप्पी है और उधर सब कुछ फाइनल हो गया है। मीडिया ने वो मान लिया है कि उधर कुछ कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज फाइनल हो गई, चीफ मिनिस्टर भी फाइनल हो गया, सीट भी फाइनल हो गई, सारी दिक्कत इधर है। तो एक मोर्चा पर तो महागठबंधन को यहाँ भी लड़ना है कि आप इन बेईमानों से कैसे लड़ेंगे जो आपके खिलाफ माहौल बनाते हैं, और दूसरा कि आपके भीतर जो कॉन्ट्राडिक्शन है उस कॉन्ट्राडिक्शन को कितना समय पर और कितना बेहतर ढंग से आप रिजॉल्व करते हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व करने का ही ये तरीका है कि आप अपने अलायंस पार्टनर से बहुत अधिक वाइब्रेंट ये कम्युनिकेशन बना कर रखिए। उनके साथ आपको ये पोस्टरिंग करनी पड़ेगी कि हम एक हैं। जो एकजुटता का सवाल है वो तो एक ऐसा मसला है जिसको आपको हमेशा आगे रखना पड़ेगा, ताकि ये पोस्टरिंग हो कि नहीं हम एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम लड़ रहे हैं। तो ये जो एकजुटता का जो पहलू जो लैग कर रहा था, जो मैं कह रहा था पहले से कि जो नए प्रभारी आए, जिलाध्यक्षों का बदलाव हुआ, लेकिन कभी एक दूसरे के यहाँ कटसी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आज उसकी शुरुआत हुई।
तो इस शुरुआत को मैं देखता हूँ कि चलिए ठीक है, ये आपने एक शुरुआत की है। अब एक बात जो पप्पू यादव वाली जो बात जो आप कह रहे थे, उसमें मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव निश्चित रूप से आरजेडी का उसमें कंडीशन है पप्पू यादव को लेकर के। आरजेडी का रिजर्वेशन है कि कैसे पप्पू यादव की क्या हैसियत होगी कांग्रेस में। हम सबने देखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कैसे कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई, उसके बाद उनके टिकट को लेकर के बवाल हुआ और अंततः उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन पप्पू यादव जो भूमिका निभा रहे थे और जो लगातार सक्रिय दिख रहे थे कांग्रेस को लेकर के, वो इंडिपेंडेंट ढंग से जो काम कर रहे थे, क्योंकि वो पार्टी के किसी पदाधिकारी के रूप में तो काम कर नहीं सकते हैं, उसमें टेक्निकल इशू है। लेकिन जो कुछ कर रहे थे उससे अब ये लग रहा है कि जो कन्हैया को जो आगे किया जा रहा है, तो पप्पू यादव का जो के भीतर जो अपनी जो सोच है कि वो कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में, चेहरा के रूप में यहाँ पर सामने में एस्टेब्लिश हो, तो वो मुझे लगता है कि इसके जरिए अगर कन्हैया को जितना अधिक तवज्जो दिया जाएगा तो पप्पू यादव वाला फैक्टर वो नीचे की ओर जाएगा। और उसमें मुझे लगता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि आरजेडी भी ऐसा ही चाहेगा कि पप्पू यादव से को ज्यादा तवज्जो न दिया जाए। तो ये मुझे अभी इसी लाइन पर कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। लेकिन अंतिम तौर पर मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि इनके लिए चुनौती है कि आप गठबंधन के भीतर में एक वाइब्रेंट ये हो, आपके रिश्ता हो जो आपकी एकजुटता भी दिखाए, और आपके राजनीतिक कार्यक्रम के लिए भी आपको ज्वाइंट प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ज्वाइंट प्रोग्राम आप कैसे लेते हैं। अन्यथा आपको अगर ऐसे ही सिर्फ कोई पोस्टरिंग करके फिर आप बैठ जाइए, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से अगर आप कभी आप उससे अचानक अलग हो जाते हैं या शिथिल पड़ जाते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता है। डे टू डे के कामों में आपको ये दिखना पड़ेगा। एनडीए को आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि वो सरकारी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके साथ बहुत सारी सहूलियतें हैं, उसके बावजूद पोस्टरिंग करने में आपको तो कम से कम इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अपनी एकजुटता भी दिखाएं और हमलावर भी राजनीतिक रूप से होने के लिए भी आपको उस तरह की रणनीति बना करके आगे आना पड़ेगा। जी ठीक है, हम शाकिब जी के पास आते हैं। शाकिब, एक वक्फ वो कानून संशोधन विधेयक जो आया उसके बाद भी बिहार की राजनीति में इसको एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है कि इसके बाद अभी जो है खास तौर पे मुस्लिम मतदाता के उससे कि जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि जो भी पहले भी बहुत आधार उनका नहीं था और भाजपा के साथ तो था ही, तो ये पूरी गोलबंदी जो है वो भी अब महागठबंधन की तरफ में जाने की बात कर रहे हैं। और उसके अलावा ये तमाम चीजें जो है जिसको कि कांग्रेस लगातार जो है एड्रेस करे। लेकिन एक चीज है, एक उसमें बात आती है कि एक प्रैक्टिकल होकर के चलना और एक जो सचमुच एक जेल होकर के जो है वो करना, ये दोनों का फर्क जो है ये भी असर ला सकता है क्या आगे की राजनीति पर, इन दोनों की या गठबंधन के जो है संभावनाओं पर। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और क्या कांग्रेस और आरजेडी का तो है कि मतलब उनका जो स्टेक है वो उस तरह से है, जो भी है कांग्रेस मेन है कि वो इस बदले हुए राजनीतिक उसमें तब जबकि एक पूरी तरह से ध्रुवीकरण जो है, आज आप देखिए रामनवमी के ही अवसर पर जो पटना या तमाम जगहों से जो बिहार में भी कई जगह सब जगह से तनाव और उसकी खबरें आ रही हैं, कई सारे दृश्य वीडियो जो है वो भी जो है वो बहुत ही अच्छे नहीं है, जिसमें लोग जो है मस्जिदों पे चढ़ करके झंडा फहरा रहे हैं और अपशब्द बोल रहे हैं, इस तरह की भी चीजें जो है, और बिहार झारखंड से भी इस तरह की खबरें हैं। तो ये तमाम चीजें जो कि लगातार इस ध्रुवीकरण को बहुत तेज करने वाले हैं। तो क्या भाजपा इस चीज के लिए बहुत अच्छे से तैयार है कि ध्रुवीकरण उनको फायदा देगा, या फिर कांग्रेस आरजेडी ये इस ध्रुवीकरण का पूरी तरह से जो है अपने पक्ष में उसको करने में कामयाब होगी आगे की राजनीति में? जाहिर है दोनों साथ होंगे तभी इसका जो है असर व्यापक तौर पे चुनावी सफलता के रूप में होने वाला है। देखिए, आज रामनवमी की यात्रा को लेकर के मेरे पास तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है बिहार में किसी अप्रिय घटना की। हमारे यहाँ भी जुलूस निकलता है, लेकिन ये जुलूस 10 साल पहले नहीं निकलता था, ये जरूर है, नहीं निकलता था। हम लोगों को कभी तमाम तरह की घटनाओं की खबर है, हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये जो जुलूस वाला एंगल है ये हम लोगों ने
पिछले 5-7 सालों में देखा है। मुझे लगता है इससे पहले नहीं था, वो 14 के बाद ये सारा तमाम चीजें शुरू हुई हैं। उसके बाद अब बिहार में गणेश चतुर्थी भी होने लगी है, कांवड़ियों का भी जुलूस निकलने लगा। वो तमाम चीजें जो है वो, चूंकि वो भाजपा उसको स्पॉन्सर करती है, भाजपा उसको लीड करती है, ये तमाम चीजें ये बदलाव तो हुआ है बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान मतदाताओं की बात अगर मैं करूं, आज अभी से ठीक 4-5 घंटे पहले जब मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, मेरे कुछ जो रोज मिलने जुलने वाले मित्र हैं, उनसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो एकदम अनायास ही उसमें से एक ने कह दिया कि भाई जदयू से तो जो है वो असल में वो एक मोटर मैकेनिक है, और उसके पास एक गाड़ी आई थी किसी जदयू नेता की, उसके गाड़ी के आगे झंडा लगा हुआ था जदयू का। तो वो उस गाड़ी को ठीक करने के बाद उसकी जो टेस्ट ड्राइव होती है, वो टेस्ट ड्राइव करने के लिए गया था। हमारे यहाँ एक पीर पहाड़ एक जगह है, चूंकि मुंगेर के बारे में कभी आप पढ़ेंगे तो भौगोलिक रूप से हम लोग बहुत मजबूत है, एक तरफ पानी है, एक तरफ पहाड़ है, बहुत खूबसूरत शहर है हमारा छोटा सा। तो पहाड़ पे आज जो है ईद की जो 7वीं तारीख होती है, वहाँ एक बाबा का मजार है, वहाँ एक उर्स होता है। तो वो उधर लेकर के वो गाड़ी चला गया टेस्ट ड्राइव करने के लिए। तो वहां उसने बताया कि 3-4-5 लड़के जो है झुंड बना के खड़े हुए थे, और उन लोगों ने जो है एकदम से ये कहा कि अरे झंडा नोचो गाड़ी का झंडा नोचो। तो उसने कहा कि हमको थोड़ा डर सा लगने लगा कि जदयू का झंडा गाड़ी पे लगा हुआ था। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए मुसलमानों के अंदर में जदयू को लेकर के कितना गुस्सा है। नीतीश कुमार से ज्यादा ललन सिंह के प्रति गुस्सा है, क्योंकि ललन सिंह हमारे यहाँ से सांसद है। तो ये चीजें हैं, महागठबंधन को फायदा तो इसका मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 18% जो मुसलमानों का वोट है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा महागठबंधन के लिए। अब इसमें किसी के डेंट लगाने की भी कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो उधर वो कुछ ले जाएंगे, ओवैसी साहब आ जाएंगे, ये तमाम स्कोप जो है उनके लिए भी खत्म हो गए हैं इस बिल के बाद। क्योंकि मुसलमान अब मतलब फाइनली ये सोच रहा है कि हमको बीजेपी को रोकना है। उत्तर प्रदेश की से जो खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, आज देखिए इंदौर में वो जो एसडीएम है उसने कहा कि भाई चांद सूरज जो है नहीं देख पाओगे अगर कोई गड़बड़ी की। तो मतलब वो धमकाने, ये ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से धमका रही है, कोई भी त्योहार आता है, अब तो त्योहार को इन लोगों ने दंगा फसाद धमकी थ्रेटन का एक जरिया बना लिया है। तो उसको लेकर के जो है मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। मुसलमानों को ये लग रहा है कि नीतीश तक तो ठीक था मामला, और उसमें कोई शक भी नहीं है, नीतीश बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लेते थे। लेकिन भाजपा का सीएम बनने के बाद फिर शायद बिहार में जो है उत्तर प्रदेश वाली स्थिति होगी, इंदौर जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो होगी। अगर भाजपा बहुमत में आती है, भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाता है तो इसलिए भाई हमको भाजपा को रोकना है, तो हमको अपने वोट में बिखराव पैदा नहीं करना है, हमको वोट बांटना नहीं है। और एक जो महागठबंधन आप इस लिहाज से वक्फ कानून जो को एक अच्छा पैराडाइम शिफ्ट, कल भी हमने इस पे बात की थी, तो ये गोलबंदी जो है वो पक्ष में जाएगा। आज देखिए भाजपा का स्थापना दिवस भी है, रामनवमी के शोर में ही जो है वो रामनवमी के इवेंट को ज्यादा बड़ा कर दिया उन्होंने, नहीं तो उनका ये इवेंट बड़ा होता कि मतलब आज भाजपा का स्थापना दिवस है या जो आप ये देखिए कि ये तेजस्वी यादव से मुलाकात की तस्वीर है। राजेश राम जी बिल्कुल बिल्कुल, राजेश राम जी है, शकील अहमद जी हैं, शकील साहब भी हैं। शकील साहब आजकल थोड़ा सा मुरझाए हुए हैं, जाहिर सी बात है, उनका वो मतलब वो स्वाभाविक है। बिल्कुल, ये सीपीआई एमएल की तस्वीर है जी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आज हुआ है, इस पर हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो मैं अपनी बात क्या करूं, संजीव सर भी कह रहे हैं, हेमंत सर भी कह रहे हैं, हम लोग तो ये कह ही रहे थे कि ये कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से बहुत देर की जा रही है। मुझे याद है दिसंबर के महीने में मुंगेर में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, एनडीए, जबकि ज्यादा भगदड़ वहां है। इस तरीके की भगदड़ है जैसी भगदड़ महागठबंधन में नहीं है। ये बार बार जो अब सवाल उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, तेजस्वी होंगे कि नहीं होंगे, ये असल में महागठबंधन के अंदर जो है वो एक दरार पैदा करने की, या अभी जो हेमंत सर कह रहे थे कि मीडिया चला रहा है कि भाई मुख्यमंत्री मान लिया है, मतलब ऐसी कोई खबर नहीं, उनको मनवाया गया है। मीडिया एक तो लगा हुआ है, एक पूरा सिर्फ गोदी मीडिया नहीं, डिजिटल मीडिया का भी एक सेक्शन ऐसा है जो बिहार में पटना में बैठ करके तरह तरह के प्रोपेगेंडास चला रहा है। मैं देखता रहता हूँ सबको, तो वो भी अभी मैंने शाम में एक खबर देखा कि तेजस्वी को क्लियर मैसेज दे दिया है कांग्रेस ने कि राजेश राम होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। अरे भाई कहां से आपको पता चल गया? इल्हाम हुआ है क्या आपको?
मतलब डिप्टी सीएम अगर आप कहें तो उससे ज्यादा ये है कि ये सवाल महत्वपूर्ण है कि पसमानदा वाला जो एंगल है उसका टैक्टिकल फायदा उठाने में क्या कामयाब हो पाएगी भाजपा, जो वक्फ के साथ शुरू किया, और जेडीयू इस लाइन को लेकर के जो है वो इस पर वही उसका सेविंग ग्रेस है। पसमानदा की बात करके जो भी वक्फ पे स्टैंड रहा जेडीयू का, उसमें वो सेविंग ग्रेस के तौर पर पसमानदा के सवाल को आगे कर देगी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये कुछ टैक्टिकल उनको फायदा दे पाएगा? कोई फायदा नहीं देने जा रहा मैम। मुसलमान 18% है, मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि वो इंटैक्ट है, उसमें कोई डिवीजन होने नहीं जा रहा है। और आप देखिए आज दरभंगा में 20-22 अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है। आप उनका नाम उठा करके देखें, एक लंबी लिस्ट है पसमानदा मुसलमानों की जो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव जदयू ने बनाने की कोशिश की या भाजपा ने बनाने की कोशिश की कि ये पसमानदा मुसलमानों के हित में, आज जब कल शायद पीसी कर रहे थे राजेश राम जी, या नहीं आज सुबह की बात कर रहे हैं, जब राजेश राम जी और कृष्णा लवरू सदाकत आश्रम में पीसी कर रहे थे कल की यात्रा को लेकर के, उस मंच पर अली अनवर साहब बैठे हुए थे। अली अनवर साहब पसमानदा मुसलमानों के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं और बड़ा रिलायबल फेस उनको माना जाता है, क्योंकि अली अनवर साहब एक तो साफ सुथरी इमेज के आदमी है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बुद्धिजीवी में उनकी गिनती होती है, उनका शुमार किया जाता है, इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में उनका शुमार किया जाता है। पसमानदा आइडिया के खास करके उसको एक सूत्रधार भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से उन्होंने संगठन खड़ा किया और उसके बाद उसको धार दिया, और काफी प्रभाव है उनका। और सिर्फ पसमानदा मुसलमानों में जो उनकी बिरादरी, अंसारी बिरादरी, उस पर नहीं, जो दूसरी पसमानदा बिरादरियां हैं उन पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, इसलिए कि उनकी छवि बहुत अच्छी है, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। हालांकि डॉक्टर एजाज अली साहब ने भी एक फ्रंट बना करके पसमानदा राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो पाए। आज अभी फिर वो 11-12 अप्रैल को कुछ रैली वैली कर रहे हैं, अब उनको पूरी फॉर्म की याद आ रही है, वो रैली वैली कर रहे हैं, पता नहीं वो कितना सक्सेस हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन बहरहाल पसमानदा मुसलमानों में एजाज अली साहब से ज्यादा क्रेडिबल फेस जो है अली अनवर साहब का है, और अली अनवर साहब 2 टर्म राज्यसभा के सांसद जदयू से ही रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव भाजपा ने बनाने की कोशिश की, पसमानदा मुसलमान, इसका कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, जमीन पे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे कई दोस्त जो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, उस अधिकतर पसमानदा बिरादरी से हैं, लेकिन उन सब के अंदर एक बहुत जबरदस्त आक्रोश है। तो ये मीडिया अब चाहे तो जो बना दे, जो चाहे लिख दे, जो चाहे चला दे। अब आज देखिए ना, वो एक नाज़रीन अंसारी करके एक महिला है, वो हर साल जो है रामनवमी बनारस के किसी मंदिर में जो है आरती करने पहुंच जाती है, और उसको मीडिया एकदम से नेशनल न्यूज बनाता है कि मुस्लिम महिलाओं ने की भगवान राम की आरती। आज मैं बात कर रहा था, आज सुबह एक चैनल पे मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि देखिए, और आज देखिए अयोध्या और इन्होंने बनारस के सबसे बड़े चेहरे जो है आज भी बिस्मिल्लाह खान, जो उधर मुंह करके शहनाई, उनको वो सारी चीजों को, उस विरासत को आप तोड़ दे रहे हैं, और आप एक आरती करने वाले की विरासत को बढ़ा रहे हैं। उससे बड़ी विरासत क्या हो सकती थी? बिस्मिल्लाह खान से बड़ी विरासत। आप देखिए कि आज सकेब, इनका सांस्कृतिक ज्ञान जो है ना इतना शून्य है, संवेदना इतना शून्य है। रसखान है, अब्दुल रहीम खान खाना है, नाज बेगम है, राम भक्ति शाखा में भी और कृष्ण भक्ति शाखा में भी, ये सब लोग रहे हैं। इनको कोई अंसारी पकड़ करके, कभी कोई अलग ही अंसारी तो छोड़ दीजिए, कोई अंसारी मिल गई है ना, भी अंसारी मिलेगी तो वो कोई बुर्का डलवा करके सब सारी चीजें तो सब सामने आ चुकी है। बिल्कुल। आप अभी देखिए, वो जो परसों दिलीप जायसवाल ने जो फोटो एक ट्वीट की थी कि मुसलमान जो है आए मिलने के लिए, वो उसके हाथ में बिल्कुल साफ भगवा कलावा दिख रहा है और उसने टोपी पहना हुआ है। मतलब हम लोगों ने उस फोटो पे बड़ा रिसर्च किया, मैंने कहा कि भाई ये भगवा कलावा कम से कम मुसलमान तो नहीं बांधता है, एक खास रंग का कलावा है वो, और उसके बाद उसने टोपी लगाया हुआ है। तो ये एक बार मुझे किसी ने कहा था कि वाजपेयी साहब ने, आडवाणी जी ने कहा था शहनवाज हुसैन को कि दिल्ली में जंतर मंतर पे 200 मुसलमानों को जमा करो तो टिकट दे देंगे। बिल्कुल जी। तो जो है वो शहनवाज हुसैन जो है वो दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को पकड़ लाए थे और उनको टोपी पहना के बैठा दिया था। बाद में एक मीडिया वाले ने उसको एक्सपोज कर दिया, तो फिर किसी तरह से मैनेज करके उनको टिकट मिला। तो ये सब काम ये करते रहते। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज देखिए अयोध्या फैजाबाद में जो अवधेश पासी वहां के सांसद हैं, वो जब गए हैं मंदिर दर्शन कर लिए, तो उनको कितनी दूर से दर्शन करना पड़ा है। वो वीडियो मैंने देखा है, मंदिर प्रांगण में उनको नहीं जाने दिया गया है। ये वो दूर से हाथ जोड़े नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं उस वीडियो में। ये एक बड़ा विमर्श है। आज आप देखिए कि
जब लोकार्पण शिलान्यास हुआ था, मतलब जो उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, उसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया गया, कोविंद साहब को नहीं बुलाया गया। तो ये मैसेज जो है ये जनता समझती है बहुत अच्छी तरीके से, और इन्होंने पोलराइजेशन की कोशिश की है। कांग्रेस के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो वो चीजें जो कांग्रेस को 2 महीने पहले कर लेनी चाहिए थी, वो कांग्रेस ने अब जाके शुरू की। और मुझे लगता है शायद कि ये जो दिल्ली में जो जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है केसी वेणुगोपाल के सामने में, मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि कई जिला अध्यक्ष तो केसी वेणुगोपाल के ऊपर ही भड़क गए हैं। ये चाहते ही नहीं कि कांग्रेस खड़ी हो रहा। मुझे लग रहा है कि शायद ये जो 8-9 वाला जो अधिवेशन है अहमदाबाद वाला जो गुजरात में, मुझे लगता है केसी वेणुगोपाल को कट टू साइज किया जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। केशव वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, ये दीमक की तरह कांग्रेस को खा रहे हैं। हरियाणा चुनाव में इन्हीं के कोई बहुत सारे कैंडिडेट थे जो जाके चुनाव हारे, जो अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाए। तो अभी जो जिलाध्यक्षों की मीटिंग हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह की फीडबैक कांग्रेस को मिली होगी, तब जाकर के जो है ये राहुल गांधी का जो है हंटर चला होगा इधर बिहार में कि ये सब क्या आप सुन रहे हैं, चलिए आप लोग मैदान में उतरिए। तब आज जाकर के इन्होंने जो है तमाम लेफ्ट पार्टियों से और उधर वो दिल्ली में जाकर के लालू जी से मिलते हैं, ये तेजस्वी से मिलने जाते हैं, और वो तमाम चीजें हैं। इनको लग रहा था, इनको पता नहीं किसी ने समझा दिया था कि भाई आपको अकेले लड़ना है तो आपको जो है, अरे भाई जो 3 दशकों में आपकी पार्टी खड़ी नहीं हो पाई है, वो एकदम से 3 महीने में थोड़ी ना खड़ी होगी। जो 3 दशकों में नहीं हुआ उसको कम से कम 1 दशक तो टाइम देंगे ना। अरे 1 दशक नहीं तो 5, 6 साल, 7 साल तो टाइम देंगे ना, कि एकदम से जादू की छड़ी घुमा देंगे अल्लाह साहब। और अल्लाह का ठीक चुनाव के 2-4 महीने पहले तो नहीं ही होगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आपको जिस तरह से आप आए थे, मैं राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव में नहीं, मेरा ये मानना था कि अलावरू को मिलना चाहिए लालू जी से। मेरा ये मानना था कि एक सामान्य शिष्टाचार, वो बहुत बुजुर्ग हैं, आप उनके सामने उनके बेटे के बराबर हैं। आपको जाकर के, आप अभी किसी हाउस के मेंबर नहीं रहे हैं, जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा का लालू यादव का राजनीतिक करियर है। आपको सामान्य शिष्टाचार के तौर पर उनसे जाकर के मिलना चाहिए था। और वो बीमार हैं, सक्रिय राजनीति से दूर हैं। एक होता है, एक हम लोग के अंदर जो होता है कि भाई बुजुर्ग की इज्जत करनी है, उससे आप चले जाते हैं और मीडिया को आके बोलते हैं कि भाई हम कुशलक्षेम पूछने आए थे, हाल चाल पूछे थे। भाई मीडिया को जो नैरेटिव सेट करना था वो तो उन्होंने आज भी कर लिया कि लालू यादव से मिले और सीटों की बात हो गई। तो ये 2 महीना पहले ही करते तो क्या होता। लेकिन एक मैसेज जो कांग्रेस की तरफ से जाना था वो तो अच्छा जाता ना। अभी जो जनता के बीच में जो मैसेज को 2 महीना पहले कन्वे हो जाना चाहिए था, वो आज जाके कन्वे हो रहा है। और जबकि आज जो है आप देखिए, जी संजीव जी के पास आते हैं। हाँ जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अब इनको जो है ये यात्रा वाला ये प्रोग्राम इनका हो जाए, उसके बाद इनको जिलावार सम्मेलन शुरू कर देना चाहिए और गठबंधन दलों के साथ शुरू कर देना चाहिए। तमाम लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस और जो नए एलआई पार्टनर अगर पारस साहब आते हैं तो उनसे जल्दी फाइनल करके भाई उनको भी लेकर के चलना चाहिए। एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, हम वापस अब संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, जो पसमानदा वाला सवाल है उसमें अब आपको क्या लग रहा है कि ये जेडीयू की राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर देगा तो भाजपा का गेन होगा? क्योंकि ये भी देखिए, इसी सवाल पर जब बड़े स्तर पर पार्टी के मतलब नेता छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, और ये एक संभावना जताई जा रही है कि आधे भाजपा में चले जाएंगे और बहुत सारे जो आरजेडी के फोल्ड में चले जाएंगे, ये बात हो रही। तो क्या जेडीयू का इस ये वक्फ बोर्ड जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसमें जो स्टैंड है, वो क्या जेडीयू के अपने वजूद के लिए एक मतलब ताबूत में आखिरी कील, वैसे ही बात की जा रही है लगातार उसके कमजोर होने की और नीतीश कुमार की जो हालत है, तो इसको आप मान रहे हैं कि जेडीयू के अस्तित्व के लिए ये लगभग अभी एक ताबूत पर आखिरी कील जैसा है और पार्टी में विघटन जो है वो बस टाइम की बात है? जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा तो ये किसके फायदे में होगा जेडीयू का ऐसा अस्तित्व मिटना, कि आरजेडी को जो है चुनावी रूप से समृद्ध करेगा, या भाजपा जो एकदम फिर तो मुकाबला एकदम एक और भाजपा और इस तरह से हो जाएगा, तो फिर ये बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा? नहीं देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा की पॉलिसी है नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करो। हाँ। तो वो व्यक्तिगत तौर पे भी डिस्क्रेडिट कर रही है और हमने यहाँ ये लगता है दर्जनवीं बार मैं कह रहा हूँगा कि पटना आने के बाद मुझे सबसे पहले नीतीश जी की तबीयत खराब होने की सूचना, जिसका कोई झलक तक नहीं मिली थी लोगों को, वो भाजपा के लोगों से मिली। भाजपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष जो ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष से मिली थी। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आप क्या तैयारी थी। 2022 की कहानी है।
तो ये लगातार आप देख रहे हैं, इस पर हम लोगों ने कई बार बात की है, सम्राट चौधरी आदि, तो वो तो व्यक्तिगत तौर पे, और ये जो डिस्क्रेडिटिंग का मामला है जो बिहार चुनाव को लेकर के, वो सब लोग जो सामाजिक तौर पे भी और पॉलिटिकली भी वक्फ वाले मामले से नीतीश जी डिस्क्रेडिट होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तो एक झटका होगा। एक बात और हमने शुरू में कहा कि भाजपा की कोशिश है नीतीश जी के ब्लड से अपना विस्तार, नीतीश जी को छोड़ेगी नहीं, ऐसे ही भी बनाए रखेगी, सहानुभूति का वोट लेना चाहेगी, जो कम से कम लवकुश समीकरण वाला वोट है या उनका अति पिछड़ा वाला वोट है, उन सबको तो कोई दिक्कत अभी नहीं है, तो उससे, और नीतीश जी इनके ब्लड से चाहेंगे कि एक वो बने रहे उनका ये जदयू, कम से कम नीतीश जी अर्थात जदयू। नीतीश जी को लेकर के तो कई सारी चीजें हैं कि कितने % वो कब क्या डिसीजन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये सवाल तो हम सब भी उठाते ही रहे। ये जो घटना घटी है कांग्रेस वाले प्रसंग में, वो दोनों ही चीजें हैं। कांग्रेस को ये बात समझ में बड़ी जल्दी आ गई कि एक तो आपको महागठबंधन में सबको साथ लेकर चलना होगा, आरजेडी को बड़ा भाई मानना होगा। आज भी उनके मुंह से अभी तेजस्वी को सीएम वाला बात नहीं निकल पाई राजेश राम से जब बाहर पूछा, हालांकि शकील साहब ने उसको थोड़ा आर्टिकुलेटेड ढंग से अलग तरीके से उसको बोला। जी बिल्कुल बिल्कुल, नेता विपक्ष वही है तो इस तरह से बोला उन्होंने, तो ये एक सरेंडर भी मान सकते हैं कांग्रेस का कि ठीक राहुल जी के आने के पहले जब राहुल जी ने बोला, राहुल जी और वहां जो ऑफिस से इनको कहा गया यहाँ, इसके अलावा ये बात जमीनी हकीकत के तौर पे है कि यदि ये नहीं जाते या नहीं जाएंगे तो बेगूसराय ही फ्लॉप हो जाता, कल ही राहुल गांधी की रैली फ्लॉप हो जाती। उसकी वजह है कि वहां कम्युनिस्टों की बड़ी पकड़ है, वहां आरजेडी की बड़ी पकड़ है, या तो कांग्रेस को हर जगह से ले जाकर के फिर लोगों को वहां ले जाना पड़ता, वो बहुत सफल ये चीज है। तो एक तो ये जमीनी हकीकत से कांग्रेस रूबरू हो गई है, अलाबरू को भी होना पड़ा है। मैं तो ये देख रहा था मनोरमा कि कितनी जल्दी अलाबरू की छुट्टी हो जाएगी, अब नहीं होगी यदि यहां से बदलते हैं, अदरवाइज 1 से 2 महीने के अंदर वापस भेजा जा सकता था, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि जब सिटिंग टेबल पे बैठने की बारी आती, जब लालू जी का चक्र चलता, जब आरजेडी का चक्र चलता, जब माले का बड़ा कैरेक्टर देखने लायक है, वो शांत ढंग से अपना काम कर रही है, रैलियां कर रही है, लोगों से मिल रही है, और अपना जो उसका पुराना 19 सीट है उसको बढ़ाएगी, और बढ़ाएगी तो कांग्रेस से छटेगा। तो वो बहुत कायदे का काम कर रही है, कुछ बिना शोर शराबा के कर रही है। तो इन सब का जब चक्र चलता तो अलाबरू की तो विदाई तय थी भाई। कांग्रेस को तो साल भर बाद, हम तो 5 साल भी नहीं कर रहे हैं सके साहब, साल भर में आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतना बेहद जरूरी था। तो एक किसी भी कारण से एक अच्छा संकेत महागठबंधन की तरफ है। जो एनडीए का मामला है वो अभी बेहद उलझा पुलझा है, मीडिया उस पर नहीं चलाती है। नीतीश जी की डिस्क्रेडिटिंग की बात जो हेमंत जी कह रहे हैं कि अभी आपका चेहरा, भाई मार्च में सीएम तय हुआ है ना, अक्टूबर में सीएम नीतीश जी का फेस रह जाएंगे जरूरी नहीं है। या बनाए भी रखे तो कितना शिथिल करके रखेंगे, क्योंकि सहानुभूति वोट भी लेना है। अभी इनकी स्ट्रेटजी फंसी हुई है, अभी ये भी तय नहीं हो पा रहे हैं कि कितना कैसे क्या किया जाए। तो ये उनका मामला, सीट बंटवारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एनडीए में है, महागठबंधन से ज्यादा। महागठबंधन में उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, उतना बस कांग्रेस को थोड़ी सीटें घटेंगी, बाकी यहाँ सॉल्व है। लेकिन जैसे कोर्स करेक्शन कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, तो संभवतः समय रहते वो इसको भी एड्रेस करेंगे फिर। बिल्कुल एल एस पटेल साहब, उनकी छुट्टी हो सकती थी जिस गति से वो चल रहे थे, अब सुधर गए, अब नहीं छुट्टी हो गई। अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, जो स्थिति थी वेणुगोपाल, अभी तो वो जो सकेब जो कह रहे हैं वो स्थितियां हम लोग, हो सकता है अहमदाबाद वाले उसमें उनके खिलाफ जो मुखरता है, या तो सूचनाएं भी देखिए, या आपको यदि ऐसा नहीं लगता है तो जय मोदी जय राहुल वाला चैनल भी देख सकते हैं, मजा लेने के लिए दूसरी जगह भी जाया जा सकता है। जी मनोज जी। हेमंत सर, सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे कांग्रेस को यहाँ पर, जो कि वो कोई बात मनोरमा, आप ड्राइंग मेमोयर के कहने पे संतोष जरूर देख लीजिए। हाँ, मुझे मिली नहीं है। आपको पता है कि उसको किस तरह से भारत में जो है उसको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म इस पे नहीं किया गया। यूट्यूब पे मैंने उसको ढूंढ लिया, लेकिन जो उसकी स्ट्रीमिंग है वो बहुत सही नहीं है, तो वो हो रहा है। तो मैं ढूंढ रही हूँ, ओटीटी पे अभी कहीं आई नहीं है, और यहाँ पे उस फिल्म को दिखाने में मुश्किल आ रही है, क्योंकि उसमें जाति के सवाल को बहुत रियलिस्टिक उसके तरह से जो है किया गया। और यूके की तरफ से ऑस्कर में एंट्री है इस फिल्म की। सहाना गोस्वामी जो है एक अच्छी अभिनेत्री है जिन्होंने इसमें अभिनय किया, तो मेरे देखने की सूची में है ये फिल्म।
लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रही है। अगर आपके पास आपने जहां देखी हो टिप्पणी में आप लिख देंगे तो संभवतः मैं देख लूं। मुझे यूट्यूब पे बहुत अच्छे उसमें नहीं मिली, इसलिए मैं नहीं देख पाई हूँ। और शुक्रिया आपने जो है इसके लिए हाँ जानकारी भी दी। और ये तो मैं बात करती सोशल जस्टिस की बात, जहां पर आपने हेमंत सर छोड़ी थी कि कांग्रेस इसको एड्रेस नहीं करे। कल जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, जिसमें वो परिचर्चा दांडी पे करेंगे, दांडी मार्च पे नमक सत्याग्रह, उसमें बुद्धू नोनिया जो बेगूसराय के रहे हैं शहीद, उनके बारे में भी परिचर्चा होगी। लेकिन उसके साथ साथ जाति जनगणना पर भी कल जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये मतलब इसको फिर आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों की बात आपने कही, राहुल गांधी इसको, हालांकि पिछली बार का याद कर लीजिए कि वो जगलाल चौधरी पर वो बात करने आए थे, जिस पर बहुत फिर बाद में मीडिया में उसको उन्होंने उनको उन्होंने जगत चौधरी कह दिया था। फिर उनके बेटे की भी बात हुई कि उनसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। इस पे भी राहुल गांधी की बहुत खिंचाई की गई थी कि जिस मुद्दे पर बोलने आए थे उस मुद्दे के बारे में, और उनका नाम तक उनको सही से पता नहीं था। तो इस बार देखते हैं कि वो चीज भी है कि वो जब बेगूसराय के और बाकी और सारे मसलों पर जब वो बात करते हैं तो कितना वो वेल इन्फॉर्म होते हैं और कितना उन सारे जो जमीनी हकीकत है उसको। लेकिन हाँ, जाति जनगणना पर भी कल की चर्चा कल की में है, वो बात है। तो आप क्या लग रहा है कि राहुल गांधी धीरे धीरे उस वाले उस पे यहाँ मतलब वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण बात वो कर सकते हैं, और आगे की बात फिर हमें कल के बाद नजर आ सकती है जहां आप मिसिंग मान रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो सोशल जस्टिस वाली बात मैं जो कर रहा था, तो वो ऐसा नहीं कि उसको आपको कहीं पर उसको अपने एजेंडे से बाहर रखना है, फिर कहीं पर उसको ऐड कर लेना है। ये एक मुझे लगता है कि ये सोल एजेंडा है जिसको आपको सब जगह इस पर बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचते होंगे कि हम यूथ के बीच में बात करेंगे तो आरक्षण पर नाक बहुत सी कोड़ने लगेंगे, या अपर कास्ट का यूथ जो है वो इस पर बहुत अच्छा से रिएक्ट नहीं करेगा, वो बिदक जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल जब आप कहते हैं कि हम नुकसान उठा करके, राजनीतिक रूप से नुकसान उठा करके भी हम जाति जनगणना करवाएंगे, ये तो राहुल गांधी का बयान है। तो आप इन चीजों पर बोलने से क्यों झिझक रहे हैं? आप बेगूसराय जा रहे हैं, यूथ को व्हाइट टी शर्ट पहन करके आने की अपील कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो सरकार जो यहाँ पर 65% जो आरक्षण बढ़ाया गया था उस पर रोक लग गई, उसके बारे में अब नीतीश जी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सबसे पहले तो आरक्षण चोर ये लोग हैं जो आरक्षण चोरी कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि जो नौकरियों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें अगर तो इसका सीधा असर है कि जो जैसे जैसे अवसर खत्म होंगे तो आरक्षण अपने आप में वो फालतू हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास आरक्षण का अधिकार रहेगा लेकिन जब अवसर नहीं रहेंगे तो उसको अप्लाई कहाँ करेंगे आप? तो ये सवाल मुझे लगता है कि जाति जनगणना का सवाल और ये नौकरियों में आरक्षण का सवाल, पेपर लीक का सवाल आप कर रहे हैं, ठीक है वो सब। हाँ, लेकिन ये फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि देखिए कि इस देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको जो सोसाइटी की जो मध्यवर्ती जातियां हैं, जो दलित पिछड़े हैं, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको अल्पसंख्यकों पर फोकस करना पड़ेगा। आपको ये देख करके भी आपको ये जो आप कहते हैं कि हम आरएसएस की विचारधारा से लड़ रहे हैं, तो आपको तो ये आरएसएस किनके खिलाफ है? अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है। और कुल मिलाकर के उनको उनकी पूरी वैचारिकी में एक है कि जो पूरी सत्ता हो वो एक तरह से सवर्ण झुकाव वाली हो, वो एक ब्राह्मणवादी झुकाव वाली सत्ता हो। और इसीलिए ये जीवन के हर क्षेत्र में जो तथाकथित जो इनकी जो धार्मिकता है वो कैसे उग्र रूप में सामने आ रही है, और उनको कौन लोग बढ़ा रहे हैं, कौन उसको सबसे ज्यादा प्रश्रय दे रहा है? क्या वो सिर्फ उसके पीछे संचालक शक्तियां कौन है? उसको जाति के आधार पर देखने की जरूरत है। उसमें जाति का भी एंगल देखिए आप।
नहीं देखेंगे तो काम नहीं चलेगा आपको। लेकिन सर इसमें थोड़ा सा करेक्शन, सर इसमें थोड़ा सा करेक्शन इसमें जिलाध्यक्षों में भी तो हुआ है ना। अब 40 में टोटल अब सिर्फ 16 सवर्ण रह गए, बाकी सब जो है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े। नहीं, आप उसमें भी गड़बड़ है। उसमें आपने पसमानदा को नहीं किया है, आपने अति पिछड़ों की संख्या उस तरह से नहीं दी है। अभी भी सिंगल कास्ट में अगर देखेंगे तो सिंगल लार्जेस्ट कास्ट में तो भूमियारी है वहाँ, और कुल मिलाकर सब देख कर दिया जाए जो हिंदू सवर्ण अपर कास्ट है वो, और उसमें अगर मुसलमानों को के अपर कास्ट मेरे पास उसमें अल्पसंख्यक 7 है, उसमें वो संख्या ऐसे भी सबसे ज्यादा हो जा रही है। हाँ, मुस्लिम में कौन मुस्लिम है ये इसकी जानकारी नहीं है। 6 मुस्लिम है, अभी 7 हम लोगों ने इस पर वीडियो किया है, हम लोगों ने इस पर वीडियो के सब अशराफ हैं। सब अशराफ हैं। हाँ, आपने ये बात बोली भी है कि सबके सब अशराफ हैं। हाँ, ये बात आपने किया है। बिल्कुल 7 में 1 पसमानदा है, 6 अशराफ जी। तो अब यहाँ पे भी वक्फ विधेयक के बाद में यहाँ पर भी करेक्शन करने की जरूरत होगी। फिर वो जो पसमानदा है वो कार्यकारी अध्यक्ष जी, अध्यक्षों में सिर्फ अशराफ जी। हेमंत सर, तो मैं ये कह रहा था कि वो पार्टी संगठन में आपने जो किया है उसके अलावा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उस नैरेटिव में उसको आपको रखना पड़ेगा। पॉलिटिकल नैरेटिव से मुझे लगता है कि उससे आप अगर डेविएट आपको नहीं होना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेविएट नहीं होंगे तो जो इनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है बीजेपी की, आरएसएस की, उसको काउंटर करने के लिए इसी नैरेटिव को लेकर के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। ये उसके अलावा दूसरा कोई नैरेटिव है नहीं। जी ठीक है। और मनोरमा एक सेकंड, मैं एक को एड्रेस करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल एक बने रहिए। बिहार चुनाव तक हम लोग इसी तरह से बात करते रहेंगे, और हम लोग जो आप लोगों को जवाब देते हैं, कभी प्यार से, कभी तलखी से, कभी जो है, तो वो आउटसाइड पैनलिस्ट के साथ हम लोग खुद भी आपस में तो ऐसे इंगेज होते हैं जैसे आउटसाइड पैनलिस्ट के साथ हो। आखिर हमने टर्म दिया है आउटसाइड पैनलिस्ट, हम लोगों के द्वारा खोजा गया टर्म है, हम लोग दर्शक नहीं मानते। जी, सबसे बड़ी बात है कि असहमतियों के लिए सहमत होना सीखिए। यही भाजपा ने आकर के सबसे जो बुरी तरह से नष्ट किया है वो इस चीज को नष्ट किया है, असहमतियों के लिए सहमति को। तो साकी बाकी सारी बातें हो गई। एक और बात जो है इसमें बैक स्टेज में जा रही है वो है सांप्रदायिकता का मसला। क्या बिहार में खास तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार वो उसका उभार हो रहा है। तो वो बैक स्टेज में है सभी के लिए भी, या कोई भी इस चीज को अभी सही वक्त नहीं मान रहा है कि इसको एड्रेस किया जाए या इस पे सीधे सामने से चोट किया जाए, बजाय इसके कि तमाम ठीक है सोशल जस्टिस की बात और ये सब। अब मुसलमानों में भी सांप्रदायिकता से अलग हम देख रहे हैं कि सेंटर स्टेज में अब पसमानदा और अशराफ मुसलमान का जो है ये प्रतिनिधित्व का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि यही सही राजनीति का जो है डायरेक्शन है और इसी पे आगे बढ़ना सही, और सांप्रदायिकता जो है वो एक बाई प्रोडक्ट की तरह से है कि अगर इसको एड्रेस करेंगे तो वो बाद में एड्रेस हो जाएंगी, क्योंकि एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन ये दोनों ज्यादा जरूरी है। सांप्रदायिकता की बात खासतौर पे बिहार के संदर्भ में कि देखिए चुनाव की बात है, ये बहुत अहम है, लेकिन बिहार के संदर्भ में आपको लग रहा है कि सांप्रदायिकता किसी भी पार्टी के लिए जो है एकदम डायरेक्ट चोट करने वाला मसला तो नहीं नजर आ रहा है? देखिए सांप्रदायिकता बिहार में पिछले 15-20 सालों में बढ़ी तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। नीतीश जी के संरक्षण में जब भाजपा सत्ता की साझेदार रही है तो गांव-गांव में शाखाएं लगी हैं, गांव-गांव में उनके प्रचारक घूमे हैं, समाज को जहरीला बनाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो हमारे शहर में जो आरएसएस की शाखा जहां लगती है, हम लोग बचपन से देखते थे कि वहां जो है वीरान सन्नाटा का भी, उसमें शायद चूना भी नहीं होता होगा, हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये आरएसएस का कार्यालय है। और अभी पिछले 10 सालों में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ कितनी एक्टिविटी बढ़ी है, लाइट बत्ती सब जलती रहती है, चूना पेंट वेंट हो गया है, अब वहाँ युवा लड़के लड़कियों का आना जाना शुरू हुआ है। तो सांप्रदायिकता तो बढ़ी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और लेकिन साथ साथ उसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम रेडिकलाइजेशन भी तो बढ़ा है। हमको इस चीज को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि ओवैसी साहब जब आते हैं सीमांचल के इलाके में और वो जब नारे तकबीर का नारा लगवाते हैं अपनी चुनावी सभाओं में, तो वहां भी एक उस सांप्रदायिकता को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। आप सांप्रदायिकता का जवाब एक दूसरे सांप्रदायिकता से नहीं दे सकते हैं। तो सांप्रदायिकता को काउंटर करने के लिए अगर आप सांप्रदायिकता का सहारा लेंगे तो स्वाभाविक रूप से सांप्रदायिकता का वो भाग ज्यादा लाभान्वित होगा जिसका हिस्सा बड़ा है।
तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। सोसाइटी का रेडिकलाइजेशन हुआ है एक साइड से, काउंटर रेडिकलाइजेशन दूसरे साइड से भी हुआ है। इसमें इसको भी मैं छोड़ के बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि वोटिंग पैटर्न में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत ज्यादा करामत साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अंततः चुनाव में जब माहौल बनता है, नैरेटिव सेट होता है और जब मतदाता बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सांप्रदायिकता से ज्यादा जातीय समीकरण हावी होता है और वो अपनी जाति और अपने उसके हिसाब से वो वोट करता है जिस पार्टी का वो। कांग्रेस देखिए, आप नीतीश कुमार के पीछे जो दलित महादलितों का अति पिछड़ों का वोट चंक है, उसमें उसका इस तरह से कम्युनलाइजेशन अगर हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को कब का ठिकाने लगा चुकी होती। वो नहीं हो पाया है। वो अब भी नीतीश जी के साथ है, वो हार्डकोर भाजपा के साथ नहीं है, वो अब भी नीतीश जी के साथ है। और अगर नीतीश जी इंडिया गठबंधन में आज अगर शामिल हो जाए तो वो पूरा का पूरा 10-12% का चंक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर। वो ऐसा नहीं है कि वो सांप्रदायिकता के आधार पर जो है भाजपा के साथ चला जाएगा। भाजपा इसी चीज को समझती है कि हमने सोसाइटी का लाख पोलराइजेशन कम्युनलाइजेशन करने की कोशिश की है, लेकिन उस लेवल तक हम जहर नहीं फैला पाए हैं जिस लेवल तक हमने उत्तर प्रदेश में फैला दिया है, जिस लेवल तक हमने गुजरात में फैला दिया है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान जैसे राज्यों में फैला दिया है। ये है, इसमें कहीं मतलब हम इसको खारिज नहीं कर सकते हैं इसको कि चुनाव में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण हावी रहता है। विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है नैरेटिव सेट करने के लिए। जैसे देखिए, लालू 2015 का चुनाव, मुझे याद है एक बार मोहन भागवत ने कह दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और वो एक बयान, उस बयान पर लालू यादव ने उस पूरे चुनाव की फील्डिंग सेट कर दी थी और 1/3 बहुमत महागठबंधन को आई थी। 1/3 बहुमत जब नीतीश जी और राजद साथ थे, उसी एक बयान को, मोहन भागवत जी के एक बयान को पकड़ करके लालू यादव ने जो माहौल बनाया था, उसने भाजपा को 53 सीटों पे ला करके फेंक दिया था। तो आज भी मुद्दों की कमी नहीं है। अभी जैसे हेमंत सर कह रहे थे, मैं जो है आरक्षण का मुद्दा जो है कन्हैया की यात्रा से बिल्कुल गौन है। अब राहुल गांधी आते हैं तो राहुल गांधी उसको उठाते हैं कि नहीं उठाते। एक बड़ा मुद्दा है संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करना। ये जो बढ़ी हुई आरक्षण सीमा है 65% की, इसको लेकर के विपक्ष नीतीश जी पर और एनडीए की सरकार पर दबाव बना सकता है कि आपने इसको क्या जो है आप 9th शेड्यूल में डालिए इसको। स्पेशल स्टेटस का मामला है। स्पेशल स्टेटस पे नीतीश जी को और एनडीए की सरकार को बहुत तेजी से घेरा जा सकता है कि भाई आप 2013 10-12 सालों से आप बिहार को कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस मिलेगा, और आप आखिर में आके 59,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज पे वो जो है मान जाते हैं कि चलो ठीक है 59,000 करोड़ का पैकेज मिल गया। और वो 59,000 करोड़ जिसमें 29,000 करोड़ तो वो पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए है, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने जो है अंतिम दौर में उसको पारित किया था, उसका पैसा है वो तो उनको देना ही देना था। उसमें स्पेशल पैकेज क्या हुआ? आप वो एक्सप्रेसवे के लिए पैसा दे रहे हैं। भाई यूपी से आप बंगाल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो हवा में उड़ के थोड़ी जाएंगे। आप जब यूपी से कहीं से भी आप यूपी से बंगाल को टच करेंगे तो आपको बिहार को छूना ही पड़ेगा हर हाल में। बिहार और झारखंड को टच किए बिना आप बंगाल नहीं जा सकते हैं। चाहे आप गोरखपुर के साइड से उधर चंपारण से घुसिए और वो पूरा रक्सौल वाला बेल्ट लेते हुए आप उधर जो है किशनगंज के बाद जो है उधर घुस जाए, या आप गया के साइड से घुसते हुए जहां भी चाहे आप आसनसोल के साइड में उधर चले जाए, हर हाल में आपको बिहार को टच करना है। तो जब आपका प्लान यूपी टू बंगाल एक्सप्रेस में का है तो बिहार तो उसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो आपने बिहार को अलग से क्या दिया है? ये तमाम मुद्दे अगर विपक्ष पर नैरेटिव खड़ा कर सकने में कामयाब हो जाता है, और खास के आरक्षण वाला जो मुद्दा है संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने वाला, अगर इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया अभी से विपक्ष, तो भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बस ये शर्त है कि इसकी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। जी संजीव जी, एक कोई ड्राइंग मेंबर की टिप्पणी थी आपको लेकर के थी, अगर आप उसको एड्रेस करना चाहें तो जल्दी से करिए, फिर हम कार्यक्रम चर्चा खत्म करते हैं। कोई नहीं, 1:08 मैं ओवैसी का समर्थन को बिल्कुल यार, ओवैसी की तार्किकता, मेरा मानना सिर्फ इतना रहता है कि कोई भी, यदि आप ओवैसी को बी टीम कहेंगे तो कांस्टेंट जी को भी बी टीम कहा देना पड़ेगा। बाकी नाराय तकबीर और दूसरी चीजें और मोडस ऑपरेंडी एक अलग प्रसंग है, क्या क्या है कैसे है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुसलमानों की राजनीति उसी दिन सही होगी जिस दिन मुसलमान अपनी भी राजनीति खड़ी कर ले। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर वोटिंग की है। मुसलमानों को बात बताया जाता है कि कट्टरपंथी वोटिंग होती है, गोलबंदी हो जाती है। ऐसा नहीं है। जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, मुसलमानों के वोट से सत्ता परिवर्तन हुआ है। ठीक है। और जाते जाते मैं अपनी जिज्ञासा के लिए एक सवाल जल्दी से रख रही हूँ, वो ये कि जितना भाजपा अल्पसंख्यकों के मन में जो है वो डर और इस तरह से पैदा करी, तो बिहार में जो और जैसे कि क्या नाम है उनका, पीके जैसे लोग जो आए हैं, वो सारे अपने आप
जो है वो साइडलाइन होती चली जाएंगी। इस पर जैसे लाइन में जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चीजें ध्रुवीकृत होंगी, उसके बाद देखना होगा। हम लोग भी देखेंगे। पीके उतरे हैं मैदान में, तो भागने के लिए तो उतरे नहीं है। तैयारी उनकी भी है जगह जगह टिकट देने के लिए, और तमाम वो नहीं, जबकि कब हमने अक्टूबर में संजीव जी बात की थी कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं, महिलाओं को, तो बिल्कुल। ये एक जो तो है चेंज लाएगा। वो आने वाले अब दिनों में परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बिल्कुल तब मैं ये बदलेंगी। बात वो तेजस्वी की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगी। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में पीके या दूसरे ऐसे फैक्टर कैसे सर्वाइव करते हैं। जी, तो रैली भी होने वाली बस पीके की, जी, तो आज पटना की में चर्चा रैली हम भी है यहीं 11 पर तारीख। आज की चर्चा हम फिर यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस ने कोर्स करेक्शन किया है। जो डर व्यक्त किया जा रहा था गठबंधन के तरफ में, जो है एक सकारात्मक गठबंधन, जो चुनौती जिस तरह की पेश करनी थी भाजपा और जेडीयू के जो गठबंधन एनडीए को, तो वो उसके हिसाब से ये एक सकारात्मक कदम है। और दूसरा ये है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ साथ वाम बहुत मजबूत स्थिति में है। बिहार में इस जिसको कि एल फैक्टर कहते हैं, तो इस पर कितना फोकस कांग्रेस भी अपनी तरफ से रणनीतिक रूप से इसको माने, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 63% था, 63% स्ट्राइक रेट के साथ, और पहले से और मजबूत स्थिति में लेफ्ट जो है आज की तारीख में जो है वो उसका आकलन है। तो ये इसको किस तरह से साधते हैं, कितना उनके लिए स्पेस बनाते हैं अपने सामूहिक एक चुनौती में, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इन सब पर एक अच्छी सौहार्दपूर्ण सहमति बनती है तो निसंदेह बहुत मुश्किल होगी एनडीए के लिए, यानी भाजपा जेडीयू और का जो गठबंधन है और तमाम जो एनडीए के और घटक है, तो उसके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी बिहार में। आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम कल फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर।